सबसे पहले मैं आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए कृत संकल्पित परम चेतना के पर्याय परम पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और हमारे मध्य में जो भी आपका नेतृत्व कर रहे थे, शिविर का भी नेतृत्व कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी परमार देव जी, उनको भी शत प्रणाम करता हूँ। परमार जी एक शिक्षाविद भी हैं, संन्यास के साथ साथ एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। और उपनिषदों पर उनकी का शोध प्रबंध बहुत ही एक विद्वतापूर्ण है, उसको मैंने भी अध्ययन किया। तो उपनिषदों और भारतीय दर्शन के ज्ञाता, व्याख्याता, प्राध्यापक तो है ही, और साथ में एक संन्यास ग्रहण करके राष्ट्र को परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में दिशा देने के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यात्रा में बहुत जगहों पर साथ रहे, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और वहां पर मैंने देखा है कि शिक्षा के विषय में जो परम पूज्य स्वामी जी की अवधारणा है, उसके एक बहुत ही समर्थ संवाहक के रूप में भी पूज्य स्वामी परमार जी हैं। तो उस रूप में भी आपका अभिनंदन है। और अगली जो ज्योति है शिक्षा की, आप ही लोगों को लेके चलना है। पूज्य स्वामी परमार देव जी हों या पूज्य स्वामी आदित्य देव जी हों, पूज्य स्वामी कौशल देव जी हों, या मेरे बहुत ही सौम्यता के प्रतीक हैं पूज्य स्वामी ऋतदेव जी हों, ये सभी लोग बहुत ही समर्थ हैं। तो इन्हीं को बाद में ध्वजवाहक होना है शिक्षा की इस अभिनव क्रांति का। और सबसे अधिक मैं प्रणाम करूंगा आप जैसे सांस्कृतिक योद्धाओं की दिव्य आत्मा को, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने गार्हस्थ्यिक व्यस्तताओं को का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के लिए समय निकालना, भारतीय संस्कृति के लिए समय निकालना, समाज को संस्कारित करने के लिए और योग के मूल्यों से जोड़ने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उसमें वर्षों से आप साधनारत हैं, इसलिए आपको भी बार बार प्रणाम करता हूं। और विश्वास करता हूं कि जिस तरह से योग को, स्वदेशी को आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया है, उसी तरह से पूज्य स्वामी जी की जो एक अवधारणा और संकल्प है कि भारतीय शिक्षा भारतीय जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए, ये जो एक अभिनव संकल्प है, उसकी पूर्ति के भी आप लोग एक बहुत ही सशक्त संवाहक और एक संवहनकर्ता बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। मैं देख रहा था कि शायद इसमें महाराष्ट्र के लोग भी हैं और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं और गोवा के लोग भी हैं। हाँ, मुंबई महाराष्ट्र का ही अंग मानता हूँ, क्योंकि अगर ये मुंबई को अलग से नाम लेंगे तो ये फिर यूनियन टेरिटरी की बात करने लगेंगे, तो वो खतरा भी आगे आ जाता है। तो मैं तो इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र में ही सबको समाहित मानता हूँ, बल्कि राष्ट्र में सबको समाहित मानता हूँ। मैंने इसलिए बात की कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को पूर्ण रूप से आत्मसात करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे लोग हैं क्या जो हिंदी ना समझते हो? कोई ऐसा है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें कोई somebody is comfortable in English, so I may try to deliver it in bilingualism so that you can understand something in Hindi, something in English, whichever comfortable for you as a language. That's why I was asking. If you all understand Hindi, that's good. सभी लोग हिंदी समझते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। राष्ट्रभाषा तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी इसको राष्ट्रभाषा को एक स्वरूप देने के लिए बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है।
क्योंकि गांधी ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय आह्वान किया, और तमिलनाडु में भी हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के लिए वहां पर संस्थाएं भी बनाई पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और वहां भी हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत में भी बहुत हैं, लेकिन जो झगड़े लगा गए अंग्रेज भाषाओं का, उस बुखार से अभी भारत उबर नहीं पा रहा है। तो उसमें किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रति सम्मान सभी का होना चाहिए। उसमें सिर्फ गैर हिंदी भाषियों का ये दोष नहीं है, उससे बड़ा दोष है हिंदी भाषियों का। क्योंकि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम मराठी भी कुछ जाने? क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में सामान्य परिचर्चा तो करने की क्षमता रहे हमारे अंदर? अगर हम असमीज और उड़िया में सामान्य बात भी नहीं कर सकते तो जाहिर है कि पूरे राष्ट्रीय एकता का संदर्भ देखना, उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बच्चा जो कक्षा नर्सरी में प्रत्यूष में प्रवेश करता है और 8वीं कक्षा पास करते करते उत्तीर्ण होते होते उसे इस देश की कम से कम 16 भाषाओं में उनके लगभग 60 से 100 शब्दों का बोध हो जाएगा। वो मराठी भी जानेगा, गुजराती भी जानेगा, कोंकणी भी जानेगा, वो मलयालम भी जानेगा, असमिया भी जानेगा, कश्मीरी डोगरी भी जानेगा। कम से कम एक सामान्य बातचीत के लिए जो शब्दों का कोश उसके पास होना चाहिए उतना होगा। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें सबको गौरव होता है, इसमें दो राय नहीं। और वो गौरव प्रदान करना चाहिए, होना भी चाहिए। क्योंकि सदियों से जो हमारी संस्कृति है वो प्रवहमान होती है तो भाषा के माध्यम से ही होती है। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर। भाषा ही उसको एक वाहन के रूप में काम करती है। तो इसलिए अगर बहुत सारी जो रीजनल फ्लेवर होता है, जब ज्योग्राफिकल डोमेन अलग अलग होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र अलग होते हैं, तो कुछ मूलभूत एकात्मता तो हो सकती है, अंडरलाइंग यूनिटी स्पिरिट हो सकती है, लेकिन जो क्षेत्रीय जो पुट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो क्षेत्रीयता के फ्लेवर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एकता भी पुष्ट तभी होती है जब विविधता को सम्मान हो। अगर विविधता का सम्मान नहीं होता तो एकता पुष्ट नहीं होती है। क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं। एक बहुत ही मैं फंडामेंटल एक फिलोसॉफिकल बात आपसे कह रहा हूं कि हमें यूनिफॉर्मिटी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें यूनिटी, अंडरलाइन जो यूनिटी होती है डाइवर्सिटी के अंदर, उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से यूनिफॉर्म है क्या? नाखून से लेकर के शिखा तक दो व्यक्ति, ये ईश्वर की इतनी बड़ी बेंच मार्किंग है डाइवर्सिटी की कि आप पूरी दुनिया में आबादी कितनी भी बढ़ती चली जाए, लेकिन नाखून से लेकर के शिखा तक दो व्यक्ति समान आपको नहीं मिलेंगे। आप ढूंढ के देख लीजिएगा। जुड़वा भी बच्चे होंगे, थोड़ी भिन्नता जरूर होगी, सम डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन इज देयर। ये है प्रकृति की बेंच मार्किंग। इसका मतलब है कि प्रकृति स्वयं भी जब किसी को अस्तित्व में लाती है तो उसको भी कुछ इंट्रिंसिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ लाती है। एक इनेट प्रॉपर्टी होती है, जन्मजात उसके अंदर कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, सामर्थ्य होता है, जिससे कि उसकी अस्मिता भी स्थापित होती है, उसका एक निजी अस्तित्व भी होता है। लेकिन उस निजी अस्तित्व का सामूहिक अस्तित्व के साथ जब तक समेकन नहीं होता,
अगर उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करता तो वह वैयक्तिक अस्तित्व भी विनष्ट हो जाता है। ये मूल रूप से दर्शन है ये पूरी दुनिया का, कि आपकी अपनी वैयक्तिक अस्मिता और अस्तित्व का भी संरक्षण करना है, लेकिन आइसोलेशन में नहीं, समग्रता के संदर्भ में। तो ये जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, ये हमेशा रीजनल फ्लेवर को भी सम्मान करती है, क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैयक्तिक विशिष्टताओं का भी सम्मान करती है। हमारा पूरा का पूरा जो वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद का, वो यूनिवर्सलिटी और स्पेशलिटी और कॉम्बिनेटिव, इन तीनों का ही मिश्रण मानती है पूरे ब्रह्मांड की संरचना को। सामान्यीकरण, विशेषीकरण और समवायीकरण शब्द प्रयोग होते हैं वहां महर्षि कणाद के। और द्रव्य गुण कर्म, ये 6 भागों में जब उन्होंने सब्सटेंस को डिवाइड किया तो इस रूप में पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की उन्होंने। अर्थ यह है कि विशिष्टता और सामान्यीकरण दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अस्तित्व के कारक होते हैं। और यही बात पूरी दुनिया के दर्शन में अगर लोगों की समझ में आ जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। वैयक्तिक अस्मिता भी आवश्यक है, बार बार मैं जो बल दे रहा हूं, वैयक्तिक अस्मिता भी आवश्यक है, लेकिन वह अस्मिता समग्रता के संदर्भ में ही अपनी परिभाषा गढ़नी पड़ेगी। अगर समग्रता के संदर्भ में अपने अपनी वैयक्तिकता की परिभाषा को नहीं गढ़ा तो भी विखंडन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, सोसाइटी का भी ब्रह्मांड का भी। मैं आपको जहां से चर्चा शुरू हो जाती है वहीं से मैं बात शुरू करता हूं। भारतीय दर्शन क्या है? हम अगर भारतीय जड़ों की बात करते हैं कि भारत की जड़ों से जुड़ना चाहिए भारत की शिक्षा को, तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि तो बड़ी सामान्य बात है, हर देश का व्यक्ति कहेगा कि अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना चाहिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जड़ों से मतलब क्या है? वो जड़ें कैसी हैं? वो जड़ें कहीं उर्वरा भूमि में हैं कि मरुभूमि में है? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अपनी जड़ें अगर तलाशेंगे तो उनकी उर्वरा जड़ें मिलेंगी ही नहीं। अगर अमेरिका जो सबसे सशक्त राष्ट्र है आज, अगर वो अपनी संस्कृति को 400 साल पहले तलाशना शुरू करे तो उसको जड़ें नहीं मिलेंगी, उसको उर्वरा। ब्रिटेन, फ्रांस, जो वेस्टर्न यूरोप है, जो अपने को बहुत महाशक्तिशाली के रूप में समझ रहा है, उसकी जड़ें भी 14वीं शताब्दी से पहले उस क्षेत्र में नहीं मिलेगी। ग्रीस यूनान में तो मिल जाएगी, इटली और रोम वाला जो क्षेत्र है यूनान का, वहां तो मिल जाएंगे जड़ें, लेकिन वहां नहीं मिलेंगी जो जहां पर फ्रांस है, जहां पर ब्रिटेन है, जहां पर स्विट्जरलैंड है, जहां पर डेनमार्क है, स्पेन है, वहां नहीं मिलेंगी जड़ें। वहां की जड़ें 1000 साल पहले नहीं है, वहां ब्रिटेन की जड़ें तो 600 साल पहले नहीं है। तो जड़ें तलाशेंगे कहां? लेकिन उन्होंने भी तलाशा जड़ें आगे बढ़ने के लिए। कहां से तलाशा? यूनान से। उन्होंने अपनी जड़ों को यूनान से तलाशा। और यूनान के 3 दार्शनिकों का नाम आपने सुना होगा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, जो ईसा के 300-400 शताब्दी पहले के थे। वहां से उन्होंने अपनी जड़ें तलाशी। तब जाकर के कैथोलिक के बीच से प्रोटेस्टेंट 14वीं-15वीं शताब्दी में अभ्युदय होता है और वहां से एक वैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है यूरोप की। वरना जो कैथोलिक हैं वो तो बिल्कुल विशुद्ध अवैज्ञानिक दर्शन है। लेकिन जब उसके गर्भ से यूनान के दार्शनिकों का प्रभाव लेकर के वहां के विद्वानों ने आगे बढ़ने की कोशिश किया, तब 15वीं-16वीं शताब्दी से उसका
अंकुरण शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी में उनके बड़े ऐसे दार्शनिक आए जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तमाम तरह के रेवोल्यूशन पिछले 400-300 सालों में आए और वो सशक्त हो गए पूरी दुनिया में। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी अपनी जड़ें तलाशी। भले ही वो जड़ें लंदन में उन्हें नहीं मिली, रोम में मिली, यूनान में मिली, लेकिन उन्होंने तलाशी जड़ें। चाइना ने जब अपनी जड़ें तलाशी कन्फ्यूशियस दर्शन में, जब हमारे यहां महात्मा बुद्ध होते थे उस समय वहां चाइना में कन्फ्यूशियस दार्शनिक था, और लाओस से, ताओइज्म का नाम सुना होगा शायद आपने, ताओइज्म। तो वो कन्फ्यूशियस से 37 साल पहले उसी कालखंड में चाइना का एक दूसरा फिलोसोफर था लाओस से, और उसी समय कालखंड में जब बुद्ध हमारे यहाँ थे उसके थोड़े दिन बाद कन्फ्यूशियस था। चाइना ने भी अपनी पूरी जड़ों को तलाशा कन्फ्यूशियज्म में। उसके बाद चाइना जो दिख रहा है आपका स्वरूप, चाइना का एक सशक्त स्वरूप अपनी जड़ों को तलाशने के बाद ही आया है। आप रसिया की बात कर लीजिए, कम्युनिस्ट कंट्री है ना, ये तो जानते ही होंगे, साम्यवादी दर्शन है, डेमोक्रेटिक नहीं है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है। जो कहते हैं कि धर्म अफीम है, कम्युनिस्ट, रिलीजन इज ओपियम, उनका नारा रहा है। लेकिन वो चाइना और रसिया पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर कल्चरल सेंटर स्थापित किया है अपने प्राचीन दर्शन का, तो उसमें नंबर 1 पे चाइना है। पूरी दुनिया में लगभग 378 चाइनीज कल्चरल सेंटर स्थापित हैं। अफ्रीका से लेके, साउथ अमेरिका से लेके, अमेरिका से लेके हर जगह उन्होंने अपने सेंटर, कल्चरल सेंटर बनाए हैं। और उस सेंटर का मूल आधार क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्यूशियस रिलीजन। कन्फ्यूशियस दर्शन की बात करते हैं, वो मार्क्स की बात नहीं करते उन सेंटर्स पर, उन सेंटर पर कन्फ्यूशियस की बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो अपनी जड़ों से जुड़े। उन्हें मालूम था कि कोई भी देश आगे तभी बढ़ सकता है जब अपनी जड़ों में गौरव तलाशता है। जो अपनी जड़ों में गौरव ही नहीं तलाश पाता, वो बहुत ही एक आत्मविश्वास के साथ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उसका अभ्युदय नहीं हो सकता। आप देखिए देश जो भटके हुए हैं, आज जो युद्ध हो रहा है इजराइल में, गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान, ये जितने भी आप युद्ध देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, ये अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। ये जड़ें इनकी हिली हुई हैं, कटे हुए हैं। आपको मालूम है कि ईरान और इराक का जो आज का राष्ट्र है, जहां पर, वहां पर पहले कौन सा दर्शन होता था? 1400 साल पहले, 1100 साल पहले, 1200 साल पहले? पारसी। पारसी दर्शन क्या था? मूलतः आपके वैदिक दर्शन का एक स्वरूप था। जैसे हमारे यहां पर वैदिक ग्रंथ है, वहां पर अवेस्ता था, और अवेस्ता और वैदिक ग्रंथों में 99% समानता है, धारणा में, विचार में, हवन में। आप देखिए ना, अभी भी जब ईरान पर आक्रमण हुआ इस्लामिक कंट्रीज का, यजीद का, 9वीं शताब्दी में, तो ईरान से जो पारसी वहां से भागे, उनको शरण किसने दिया? भारत ने दिया। और वही दिया जहां बैठे हैं जो लोग, आप लोग, उसी क्षेत्र ने दिया। महाराष्ट्र नहीं दिया उनको शरण। और अभी भी वो अपने पवित्र अग्नि को लेकर के आए थे, और अभी भी प्रज्वलित है वो अग्नि। तो इसका मतलब है कि उनकी भी प्राचीन जड़ों को सुरक्षित कौन रख रहा है? भारत। वो जड़ों से कट गए। 9वीं शताब्दी में जैसे ही, मैं कुरान को या किसी ग्रंथ की मैं आलोचना कभी नहीं करता,
क्योंकि सभी ग्रंथों में तद समय की परिस्थितियों के अनुसार एक आचार संहिता दी गई थी। लेकिन बाद में यजीद ने उन कुरान की आयतों की भी इतनी गलत व्याख्याएं करके और इतना अधिक उनके अंदर कट्टरता पैदा कर दिया कि युद्ध के माध्यम से धर्म का प्रसार होना चाहिए, उस गति से बढ़े और उन्होंने यूनान से लेकर के और ईरान से लेके टर्की से लेके हर जगह उन्होंने तलवार की धार पर इस्लामिक एक्सपेंशन किया। कुरान की आयतों की भी उन्होंने तोड़ मरोड़ करके व्याख्या कराई थी मौलवियों से, यजीद ने। जो अगर विस्तार में पढ़ेंगे कभी आप कुरान, अभी भी सऊदी अरबिया का बादशाह सलमान बिन कहता है कि असली कुरान तो मेरे पास है, ये जो कुरान की बातें ये लोग करते हैं ये तो फर्जी बातें करते हैं, उस कुरान में कहां लिखा हुआ है इस तरह के आतंक और जिहाद की बात। ये तो अपने अनुसार लोगों ने मोड़ लिया उन बातों को, जैसे हमारे यहां मनुस्मृति को तोड़ मरोड़ दिया गया। इतना पवित्र ग्रंथ, उसमें ऐसी बातें डाल दी गई कि आज बहुत सारे हमारे भाई उस मनुस्मृति के नाम से उनके अंदर घृणा आ जाती है। अब उनका दोष नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति में कोई ऐसी बात लिखी है जो कि किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज को ठेस पहुंचाती है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों का उसका विरोध करना चाहिए, उन्हीं को नहीं, सबको विरोध करना चाहिए। और उन ग्रंथों की जो मीमांसा और व्याख्या बाद में की गई है और ये तुलना करके दिखाया गया कि भाषा के स्तर पर और भाव के स्तर पर सारे मनुस्मृति के मंत्र और श्लोक एक कालखंड के नहीं है, एक कालखंड के नहीं है। अगर आप पूरी इसकी मीमांसा पढ़ेंगे विद्वानों की, तो जो एक संस्कृत की जो भाषा का प्रवाह भी तो कालखंड के साथ बदलता है ना, भाषा भी तो बदलती रहती है अपना स्वरूप। तो उससे पता चलता है कि जैसे मान लो अगर हिंदी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हिंदी है अगर आप पढ़ें और आज की हिंदी पढ़ें निराला की, या आप जयशंकर प्रसाद की हिंदी पढ़ें, तो दोनों में अंतर नहीं दिखेगा क्या? और आज मुक्तिबोध की पढ़ें तो उसमें अंग्रेजी के शब्द भी कुछ दिख जाएंगे, कुछ अगर हिंदी गजलें देखें तो उसमें फारसी के शब्द भी आ जाएंगे। तो भाषा भी अपने काल के प्रवाह के साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। अगर उस आधार पर जब उन्होंने मनुस्मृति की व्याख्या किया विद्वानों ने, तो पाया कि उसमें जो भी इस तरह के अंश हैं जिसमें नारी और शूद्र शब्द के साथ छेड़खानी की गई है, वह सब कालांतर के विक्षेप है, मूल नहीं है, न भाषा के अर्थ में न भाव की निरंतरता के अर्थ में। मैं सवाल इसलिए भी आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे, पूछेंगे बहुत सारे लोग, पक्ष विपक्ष दोनों के लोग, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड मनुस्मृति को किस रूप में लेता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मनुस्मृति का अंध समर्थक है, जो बिना किसी विवेचना के ही उसका अंध समर्थन करता है। बहुत सारे तो ऐसे लोग मैंने पाए जो पढ़े ही नहीं है और प्रशंसा करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पढ़े ही नहीं और आलोचना करते हैं। तो उनको जब ये तथ्यात्मक विवेचनात्मक रूप से अगर उनको दिशा मिलती है कि नहीं, ग्रंथों में भी कालखंड के अनुसार परिवर्तन और छेड़खानियां हुई हैं, और मूल भाषा जो थी, प्राचीनतम जो उसमें श्लोक मनुस्मृति के हैं, और उसके जब स्मृतियों को हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में सामाजिक संरचना में व्यवस्था लाने का कोई सुव्यवस्थित संहिता अगर है तो मनुस्मृति है। लेकिन बदलाव की जरूरत तो पड़ती है। क्या संविधान 1950 में हम लोगों ने ग्रहण किया, कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक? कितने संशोधन हुए बताओ? 107, 108वां प्रतीक्षा कर रहा है। तो कितने सालों में, 75 सालों में हमने 107-8 कर दिया संशोधन। तो क्या हम कहें कि संविधान बनाने वाले गलत थे क्या? उनसे चूक हो गई थी बनाने में, उन्होंने विचार नहीं किया था संविधान बनाते समय। किया था, पूरी तरह से किया था, पूरी बहसें चली 2.5 साल।
और उन्होंने बहुत सोच समझ करके पूरे विश्व के सभी संवैधानिक मान्यताओं और भारतीय सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान की संरचना की। लेकिन आज बदलाव की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि समय कालखंड के अनुसार, युगीन परिवर्तन के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, कुछ परिवर्तनीय मूल्य होते हैं, इटर्नलिटी और चेंजेबिलिटी। कुछ ऐसे मूल्य बोध होते हैं जो निरंतर आवश्यक है, मानवता के प्रारंभ से लेकर मानवता जब तक रहेगी कुछ ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो रहेंगे, और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परिवर्तन, युगीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें अपने परिवर्तन करते रहते हैं। तो सजग और सतर्क समाज वही होता है जो शाश्वत मूल्यों की पहचान भी हो और जिन मूल्यों में युगीन परिवर्तन की आवश्यकता हो उसके लिए समाज तैयार हो। तभी समाज में बदलाव के साथ निरंतरता रहती है, जिसको कंटिन्यूटी एंड चेंज कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा शिक्षा के जगत में या दार्शनिक चर्चाओं में या समाजशास्त्र की चर्चाओं में एक विषय बहुत होता है, आधुनिकता और परंपरा, कंटिन्यूटी विथ चेंज, सातत्यता परिवर्तन के साथ। एक पूरी दुनिया के समाज विज्ञान के अध्ययन का एक मूल मंत्र ही है कंटिन्यूटी विथ चेंज, कि हम कंटिन्यू करें चेंजेबिलिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लेकिन ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि हमारे मूल को ही उड़ा दे, जड़ को ही उड़ा दे। भारत इसका शिकार हुआ है। भारत इसका शिकार हुआ लगभग 18वीं शताब्दी से, 1701 के बाद से लगातार इस पर प्रभाव पड़ा। उसके पहले की जो भी आक्रमण थे, जो भी लोग थे, वो मूल जड़ों को हिलाने में न तो उनका सामर्थ्य था और न उनकी हिम्मत थी।